Hi guys, welcome back to my channel again. So in today's video, we'll be discussing everything about spondylolysis. So let's get started. So spondylolysis, as the term suggests, इसमें दो words होते हैं, spondylon and lysis. लिसिस जिस भी टर्म के सफिक्स में जुड़ जाता है उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि वर्टिब्रा की किसी एक पार्ट में कहीं ब्रेक डाउन हो रहा है, राइट. So spondylolysis is one of the leading causes of low back pain, especially in whom? In athletic population, या वो इंडिविजुअल जिनका बहुत ही एक्टिव लाइफस्टाइल होता है. ये बेसिकली आपके लो बैक को या लंबार एरिया को अफेक्ट करता है. एंड इसमें होता क्या है, इसमें देयर इज फ्रैक्चर ऑफ द पार्स इंटरआर्टिकुलरिस which is situated in the neural arch of your vertebral body. Now let's look at the anatomy of the vertebral body to understand better कि pars interarticularis आखिर होता कहाँ पे प्रेजेंट है. तो जो आपका वर्टिब्रा होता है उसके दो एलिमेंट्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. एंटीरियरली होती है वर्टिब्रल बॉडी, राइट, एंड पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है न्यूरल आर्च. इसमें पोस्टीरियर एलिमेंट्स होते हैं. तो वर्टिब्रल बॉडी को और इन पोस्टीरियर एलिमेंट्स को जो कनेक्ट करते हैं वो दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, टू पेडिकल्स एंड टू लमाइना. इनके अलावा वर्टिब्रा में एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हम फेसेट जॉइंट्स या ज़ाइगोपोफाइजियल जॉइंट. जो ये जॉइंट्स होते हैं ये किससे बनते हैं? सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग सरफेस एंड इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग सरफेस. इन दोनों सरफेसेस के बीच में प्रेजेंट होता है आपका पार्स इंटरआर्टिकुलरिस. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पार्स इंटरआर्टिकुलरिस ही क्यों फ्रैक्चर होता है. उसका रीज़न ये है क्योंकि ये ट्रांजिशन जोन पे होता है और ये सबसे वीक पॉइंट होता है एक वर्टिब्रा का. इसीलिए जैसे ही कोई ओवरलोड या ट्रॉमा उस पर आता है, सडनली इट ब्रेक्स डाउन एंड दस रिजल्टिंग इन स्पॉन्डाइलोलाइसिस. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ स्पॉन्डाइलोलाइसिस. अगर आपको कोई भी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर याद करना है कि उसके क्या कारण होते हैं, मेनली दो होते हैं, मतलब दो तो फिक्स होते हैं, उसके अलावा भी हो सकते हैं. नंबर वन इज ट्रॉमा. ऑब्वियसली कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया या मे बी समवन फेल ऑन द फ्लोर, तो उसकी वजह से इंजरी हो सकती है. एंड नंबर टू इज ओवर यूज, यानी कि रेपिटेटिव ओवर स्ट्रेस ऑन द स्पाइन. स्पेशली किस में होता है, मैंने आपको बताया एथलेटिक पॉपुलेशन या जो एक्टिव इंडिविजुअल्स हैं उनमें ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है. स्पेशली कौन से स्पोर्ट्स, आपका जिमनास्ट्स, बास्केटबॉल, सॉकर एंड पावर वेट लिफ्टिंग, ऐसे स्पोर्ट्स में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, स्पेशली इन यंगर पॉपुलेशन ऑफ एथलीट्स. एंड ऑल्सो genetics also play a major role in the development of spondylolysis. Now what are the symptoms of this? सबसे कॉमन सिम्टम होता है इसका ऑब्वियसली लो बैक पेन, या जिस भी लेवल पर हुआ है लिसिस उस लेवल पे देयर विल बी पेन जो कि बहुत डल होगा और वेग होगा. पेशेंट उसको पिन पॉइंट नहीं कर पाएगा मुझे एग्जैक्टली यहाँ दर्द है, राइट. एंड स्पेशली दिस पेन इंक्रीजेज विद बेंडिंग या हाइपर एक्सटेंशन. मोस्ट कॉमनली हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द स्पाइन के साथ ये पेन प्रोवोक होता है, या आप कोई हैवी ऑब्जेक्ट को अगर लिफ्ट करेंगे तो भी ये पेन प्रोवोक होगा. ऑल्सो देयर कुड बी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स एज वेल. अगर इस लिसिस या इस फ्रैक्चर की वजह से कोई नर्व भी इन्वॉल्व हुई है या इंजर हुई है तो रेडिकुलर सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं. देयर कैन बी इंक्रीज मसल स्पाज्म, मसल गार्डिंग हो सकती है उस जगह पर. एंड ऑल्सो सिंस वहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है सो द पेशेंट विल बी अवॉइडिंग द मूवमेंट्स. उसमें एक फियर होगा टू मूव हिज स्पाइन इन डिफरेंट planes. Now how do you assess spondylolysis? Well, the first thing is history. आप कोई भी डिसऑर्डर, किसी भी चीज़ को असेस करते हो, पहली चीज़ आप क्या लेते हो? हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, राइट. तो हिस्ट्री में ही आपको मिल जाएगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रॉमा है तो देयर कुड बी अ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा. नंबर टू, आप ये पूछ सकते हो कि उस पेशेंट का लाइफस्टाइल कैसा है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है. अगर उसने कहा येस आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, आई एम इन्वॉल्व्ड इन जिमनास्टिक्स, तो तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए इट कुड बी स्पॉन्डाइलोलाइसिस. द नेक्स्ट इज पैल्पेशन. नाउ ऑब्वियसली एज यू विल बी पैल्पेटिंग द स्पाइनस प्रोसेसेस, तो जिस वर्टिब्रा पे पार्स इंटरआर्टिकुलरिस का फ्रैक्चर हुआ है, आप जैसे ही उसके स्पाइनस प्रोसेस को पैल्पेट करोगे, पोस्टेरो एंटीरियर ग्लाइड दोगे, इमीडिएटली देयर विल बी प्रोवोकेशन ऑफ पेन. आप इसमें फिजिकल टेस्टिंग भी कर सकते हो विच इज सिंगल लेगेड एक्सटेंशन टेस्ट.
अगर इस टेस्ट में पेन प्रोवोक होता है, दैट मीन्स योर टेस्ट इज पॉजिटिव। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है इसके डायग्नोसिस में, दैट इज एक्सरे। ऑब्वियसली जब आप एक्सरे देखेंगे, देयर विल बी नो स्मूथ अपीयरेंस ऑफ द वर्टिब्रा, रैदर एक क्रैक जैसा आपको देखने को मिलेगा, विच इज इंडिकेटिव ऑफ fracture of pars interarticularis. Now what are the outcome measures of spondylolysis? यानी कि सपोज आपने पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया, आप उसको रीअसेस जब करोगे तो क्या क्या चीज़ें या किन किन स्केल्स के थ्रू आप बता सकते हो कि हाँ मेरा ट्रीटमेंट इफेक्टिव था या ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं था। तो वो आउटकम मेजर्स आप कौन कौन से यूज़ कर सकते हो? फर्स्ट इज RMD स्केल, नंबर 2 इज ऑस्वेस्ट्री डिसेबिलिटी इंडेक्स, एंड नंबर 3 इज मिशेली फंक्शनल स्केल। ये स्केल मेनली हम एक्टिव इंडिविजुअल्स या एथलीट्स के लिए यूज करते हैं फॉर देयर प्रोग्नोसिस। नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ स्पॉन्डाइलोलाइसिस? ऑब्वियसली इफ द फ्रैक्चर इज अनडिस्प्लेस्ड तो आप स्टार्टिंग कर सकते हो इसकी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कहीं भी चोट लगती है यू गिव दैट एरिया रेस्ट। तो आप बेड रेस्ट नहीं करना है, उस एरिया को ब्रेस करोगे। अगर सपोज लंबार लेवल पे आपका इंजरी हुई है, सो यू कैन वेयर अ लंबार कॉर्सेट या लंबार ब्रेस। सो अंटिल द पेन सबसाइड्स और अंटिल द फ्रैक्चर यूनाइट्स, you can keep on wearing the brace, and once the symptoms start to subside you can wean off the brace and you can start exercising. Number 2 is obviously physiotherapy. Consult your physio, consult a good physio so that he can start you on a good rehab program. Number 3 is obviously over the counter जो आपकी pain relievers होती हैं, you can take that or you can consult a physician for the painkillers. And last but not the least is surgery. सर्जरी ऑब्वियसली उन केसेस में इंडिकेटेड होती है जहाँ पे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल हो चुका हो। नाउ वन थिंग स्पेशली दैट आई वांट टू मेंशन इज, जब आप किसी भी क्लिनिकल किसी भी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर को ट्रीट करते हो या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को ट्रीट करते हो, तो हम कौन सा हेल्थ केयर मॉडल यूज़ करते हैं? बायोसाइको सोशल हेल्थ केयर मॉडल, राइट। तो जब आप एक पेशेंट ऑफ स्पॉन्डाइलोलाइसिस या किसी भी डिसऑर्डर का ट्रीट कर रहे हो तो आपको उसका बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड सोशल एस्पेक्ट तीनों चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए व्हाइल यू आर रिहैबिलिटेटिंग द पेशेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एथलीट है जिसको स्पॉन्डाइलोलाइसिस हुआ है, इमेजिन उसका करियर ही स्पोर्ट्स है एंड बिकॉज ऑफ स्पॉन्डाइलोलाइसिस वो स्पोर्ट्स नहीं खेल पा रहा है। सो इन दैट केस टॉक टू देयर कोचेस, टॉक टू देयर ट्रेनर्स, ताकि उस एरिया की एक्सरसाइजेज वो ऑब्वियसली अभी नहीं कर सकता है, बट मीनवाइल आप उसके अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, अदर बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइजेज करा सकते हो और यू कैन फोकस ऑन द कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस ऑफ दैट एथलीट। ऑल्सो प्रोवाइडिंग एन ओवरव्यू ऑफ रिकवरी ड्यूरेशन कि कब तक वो एक्सपेक्ट कर सकता है रिकवरी या एटलीस्ट हिज रिटर्न टू स्पोर्ट, तो वो भी एक अच्छा रेपो बनाने में हेल्प करता है फिजियो और पेशेंट में, ये उसको एश्योरेंस देता है। ऑल्सो एज अ क्लिनिशियन आपको एफर्मेटिव सेंटेंसेस यूज़ करने चाहिए जब आप पेशेंट के साथ मे बी आप एक्सरसाइजेस प्लान कर रहे हो या उसको उसकी बीमारी के बारे में बता रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, लिसिस का मतलब क्या है? हमें पता है कि इट्स अ फ्रैक्चर, लेकिन इंस्टेड ऑफ सेइंग टू द पेशेंट अच्छा आपकी बोन टूट गई है, हड्डी चटक गई है, वो अलग हो गई है, ऐसे वर्ड्स ना यूज़ करके हमें बोलना चाहिए ठीक है अभी जो आपका फ्रैक्चर है इट इज़ अनडिस्प्लेस्ड विच इज़ गुड एंड वी कैन वर्क ऑन इट कंजर्वेटिवली। फॉर्चुनेटली सर्जरी वगैरह जैसी चीज़ें नहीं करानी है। तो इन दोनों सेंटेंसेस में आप देखिए कितना डिफरेंस है। एक है बहुत ही रीअश्योरिंग कि हाँ अभी स्कोप है मेरी रिकवरी में, लेकिन जो दूसरा केस है अगर आप बोल दोगे ओ माय गॉड इट्स अ फ्रैक्चर और ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है, आपको बहुत बेड रेस्ट करना है, तो आप ऑलरेडी पेशेंट में काइनेसियोफोबिया डेवलप कर रहे हो। सो ट्राई टू एब्सटेन फ्रॉम यूजिंग सच सेंटेंसेस एंड रैदर यूज मोर ऑफ रीअश्योरिंग सेंटेंसेस. So guys, that was it all about spondylolysis, and I hope you found this video helpful, and until then keep exercising and stay fit.